हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री सुपर माइंड पे। आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सो बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है बीज का, सेकेंड ऑप्शन है पत्ती का, थर्ड ऑप्शन है फल का, फोर्थ ऑप्शन है परागकण का। तो स्पर्मोलॉजी यानी जिसको हम लोग बीज बोलते हैं, तो स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? चाहे वो गेहूं के बीज का अध्ययन हो, चाहे वो धान के बीज का अध्ययन हो, सरसों के बीज का अध्ययन हो, या फिर मक्के के बीज का अध्ययन हो, स्पर्मोलॉजी के अंतर्गत हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। तो बात हो रही है कि स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो हम लोग स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन करते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन है एंथोलॉजी, सेकेंड ऑप्शन है एग्रेस्टोलॉजी, थर्ड ऑप्शन है फिनोलॉजी और फोर्थ ऑप्शन है पॉलिनोलॉजी। तो पुष्पों का अध्ययन हम लोग जो करते हैं वो एंथोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। बात करते हैं एग्रेस्टोलॉजी की, तो एग्रेस्टोलॉजी के अंदर हम लोग घास का अध्ययन करते हैं। एग्रेस्टोलॉजी के अंदर हम लोग घास का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है कि पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इस पुष्पे को जो पुष्पों का अध्ययन होता है उसको हम लोग एंथोलॉजी बोलते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है अस्थियों का, सेकेंड ऑप्शन है जीवाश्मों का, थर्ड ऑप्शन है प्राइमेट का, फोर्थ ऑप्शन है पक्षियों का। तो जीवाश्म वनस्पति जो विज्ञान है इसके अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। बात कर लेते हैं हड्डियों का, तो ये जो हड्डियों का अध्ययन किया जाता है ये ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और बात करते हैं जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में जो होता है ये जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। और बात कर लेते हैं पक्षियों के अध्ययन को, तो पक्षियों का अध्ययन जो होता है वो ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, तो इसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वानस्पतिक संवर्धन से संबंधित विज्ञान को कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है फ्लोरिकल्चर, सेकेंड ऑप्शन है एग्रीकल्चर, थर्ड ऑप्शन है ओल्ड्रीकल्चर, फोर्थ ऑप्शन है हॉर्टिकल्चर। यानी वानस्पतिक के जो संवर्धन होता है इससे संबंधित विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? तो पहले बात कर लेते हैं कि जो संवर्धन की कि संवर्धन क्या होता है। संवर्धन में क्या होता है, जो वानस्पतिक पौधे पेड़ पौधे होते हैं उनका अच्छी तरह से देखभाल करना या फिर उनको अच्छी तरह से पोषण प्रोवाइड कराना, यही मतलब संवर्धन कहलाता है। तो यह जो होता है हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, सॉरी डी होगा। बात कर लेते हैं अगर एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर के अंदर संपूर्ण मतलब चाहे वो क्रॉप से संबंधित हो या मतलब मृदा से संबंधित हो या फिर किसी मतलब अन्य एनिमल हस्बेंड्री, ये सब मिला के मतलब एक कंटेंट बनता है जिसके अंतर्गत हम लोग उन चीज़ का अध्ययन करते हैं। और बात करते हैं अगर फ्लोरिकल्चर, तो फ्लोरिकल्चर में भी जो एंथ्रोलॉजी होते हैं, एंथर जो होते हैं उनका हम स्पेशली अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है कि वानस्पतिक संवर्धन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं, तो हॉर्टिकल्चर कहते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फलों का अध्ययन कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन है स्पर्मोलॉजी, सेकेंड ऑप्शन है एंथोलॉजी, थर्ड ऑप्शन है पीडोलॉजी, फोर्थ ऑप्शन है पोमोलॉजी। तो जो फलों का अध्ययन होता है, पहले बात करते हैं स्पर्मोलॉजी। तो स्पर्मोलॉजी में जो होता है इसमें इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि स्पर्मोलॉजी में हम लोग बीजों का अध्ययन करते हैं। और बात कर लेते हैं एंथोलॉजी में, तो एंथोलॉजी में हम लोग फूलों का अध्ययन करते हैं। बात करते हैं पीडोलॉजी में, तो पीडोलॉजी में हम लोग मिट्टी का अध्ययन करते हैं। और बात कर लेते हैं पोमोलॉजी, तो पोमोलॉजी जो हो इसमें हम लोग फलों का अध्ययन करते हैं, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है ओलेरिकल्चर, सेकंड ऑप्शन है सेरिकल्चर, थर्ड ऑप्शन है सिल्वीकल्चर और फोर्थ ऑप्शन है पिसीकल्चर। तो जो साग और सब्जियां मतलब उत्पन्न करते हैं उनको मतलब क्या बोलते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी ओलेरिकल्चर जो होते हैं इसके अंतर्गत मतलब हम लोग साग सब्जियों का उत्पादन करते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बात करते हैं सेरिकल्चर। तो सेरिकल्चर के अंदर हम लोग सिल्क वर्म यानी जिसको हम लोग रेशम बोलते हैं उसका अध्ययन करते हैं। बात करते हैं अगर पिसीकल्चर की, तो पिसीकल्चर के अंदर हम लोग मधुमक्खियों का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे जो होते हैं वो ओलेरिकल्चर के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? फर्स्ट ऑप्शन है वृक्षों व वनस्पति खेती का, सेकंड ऑप्शन है पादप जीव विज्ञान का, थर्ड ऑप्शन है बागवानी का और फोर्थ ऑप्शन है फल उगाने की कला जो होती है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? तो वृक्ष संवर्धन जो होता है वो वृक्षों और वनस्पति की खेती का मतलब इसमें अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है पादप रोग का, सेकंड ऑप्शन है भूमि का, थर्ड ऑप्शन है प्रदूषण का, फोर्थ ऑप्शन है चट्टानों का। तो पीडोलॉजी जो होता है इसके अंतर्गत हम लोग मतलब मिट्टी का अध्ययन करते हैं। तो मिट्टी में क्या होता है? भूमि में मिट्टी होती है, तो यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बात कर लेते हैं पादप रोग। तो पादप रोग जो होता है इसके अंतर्गत यानी हम लोग प्लांट पैथोलॉजी में पादप रोग का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है कि पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पीडोलॉजी जो होता है इसमें भूमि का अध्ययन किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है अरस्तु को, सेकंड ऑप्शन है थियोक्रेटस को, थर्ड ऑप्शन है हिप्पोक्रेटस को और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो चिकित्सा शास्त्र का जनक है एक किसको बोला जाता है? तो बात करते हैं अरस्तु, इनको जीव विज्ञान का पिता बोलते हैं यानी फादर ऑफ जूलॉजी, इनको फादर ऑफ जूलॉजी बोलते हैं। बात करते हैं थियोक्रेटस जो है, थियोक्रेटस को फादर ऑफ बॉटनी बोला जाता है यानी वानस्पतिक विज्ञान के पिता बोला जाता है। और अगर बात करते हैं कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो चिकित्सा शास्त्र का जो जनक है वो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? फर्स्ट ऑप्शन है फ्रेंच, सेकेंड ऑप्शन है लैटिन, थर्ड ऑप्शन है ग्रीक, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बॉटनी, पहले तो बात कर लेते हैं कि उस उन मतलब जिन शब्दों के नाम के पीछे जिन शब्दों के नाम के पीछे यल या फिर टी लगा होता है उन शब्दों की जो उत्पत्ति होती है वो ग्रीक भाषा से होती है। तो बॉटनी यहाँ पे कहीं ना कहीं इस शब्द के पीछे मतलब टी लगा हुआ है, तो जो मतलब बॉटनी है इस शब्द की उत्पत्ति जो हुई ग्रीक भाषा से हुई है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था? फर्स्ट ऑप्शन है अरस्तु ने, सेकंड ऑप्शन है लेमार्क ने, थर्ड ऑप्शन है ट्रेविनेरस ने, फोर्थ ऑप्शन है ए एंड सी दोनों ने। तो यहाँ पे मतलब बात करते हैं कि जो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था वो सबसे पहले लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। तो सॉरी यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा मिसमैच कर रहे हैं, यहाँ पे बी और सी होना चाहिए।
तो यहाँ पे लैमार्क और जो ट्रेबीरेनस हैं उन्होंने सर्वप्रथम मतलब जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। पराग कणों का अध्ययन कहलाता है, फर्स्ट ऑप्शन है पोमोलॉजी, सेकंड ऑप्शन है पैलिनोलॉजी, थर्ड ऑप्शन है फाइकोलॉजी, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो पराग कण जो होते हैं इनका अध्ययन क्या कहलाता है? तो पराग कणों का जो अध्ययन होता है, पहले बात कर लेते हैं पोमोलॉजी, ये मतलब जो होता है फलों के अध्ययन को बोलते हैं। बात कर लेते हैं फाइकोलॉजी की, तो फाइकोलॉजी जो होता है ये अगर बात करते हैं यहाँ पे ये फलों के अध्ययन को बोलते हैं। और बात कर लेते हैं फाइकोलॉजी, तो ये शैवाल के अध्ययन को बोलते हैं। और बात करते हैं अगर पराग कणों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो पराग कणों के अध्ययन को हम लोग पैलिनोलॉजी बोलते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। हाइड्रोफाइट्स होते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है समुद्री जीव, सेकंड ऑप्शन है जलीय पौधे, थर्ड ऑप्शन है पादप रोग, फोर्थ ऑप्शन है जड़ विहीन पौधे। तो हाइड्रोफाइट बात कर लेते हैं अगर हाइड्रोफाइट्स की, तो हाइड्रो मीन्स होता है, हाइड्रोफाइट्स की अगर बात करते हैं तो हाइड्रो मीन्स होता है जल और फाइट्स मीन्स होता है पौधे, यानी वो पौधे मतलब जिनका वृद्धि जल में होता है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। हाइड्रो मीन्स होता है जल और फाइट्स मीन्स होता है पौधे, यानी जलीय पौधे जिनका मतलब संवर्धन जो जल के अंदर होता है उसको हम लोग हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। और बात कर लेते हैं समुद्री जीव, तो हाइड्रोफाइट यहाँ पे बात पौधों की जा रही, तो फर्स्ट ऑप्शन होगा नहीं। बात करते हैं अगर जलीय पौधों की, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, यानी जलीय हाइड्रोफाइट्स होगा, यानी जलीय पौधे जो होते हैं ये हाइड्रोफाइट्स के अंतर्गत आते हैं। और पादप रोग जो होता है वो प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत आता है। अगर बात कर लेते हैं जड़ विहीन पौधा, तो जड़ विहीन पौधे हुए पौधे जिनमें जड़ें तो होती पर दिखाई नहीं देती हैं, उस पौधों को हम लोग जड़ विहीन पौधा बोलते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही कि हाइड्रोफाइट्स होते हैं, हाइड्रोफाइट जो होते हैं और जलीय पौधे होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। वर्गीकरण की आधारी इकाई है, फर्स्ट ऑप्शन है जीनस, सेकंड ऑप्शन है फैमिली, थर्ड ऑप्शन है स्पीसीज और फोर्थ ऑप्शन है आर्डर। तो जो वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन है उसका मतलब सबसे छोटी इकाई क्या होता है, तो उसकी सबसे छोटी जो इकाई होती है वो स्पीसीज होती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। जीवाणु की खोज किसने की, फर्स्ट ऑप्शन है लिम्बल ने, सेकंड ऑप्शन है टेमिन ने, थर्ड ऑप्शन है ल्यूएनहॉक ने, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो जीवाणु है इसकी खोज ल्यूएनहॉक ने की थी, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। जीवाणुओं को पौधा माना गया है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है ए गति नहीं करते हैं, सेकंड ऑप्शन है इनमें कठोर भित्ति होती है, थर्ड ऑप्शन है ए विखंडन द्वारा गुणन कर सकते हैं, फोर्थ ऑप्शन है ए सभी जगह पाए जाते हैं। यानी यहाँ पे बात हो रही कि जीवाणुओं को हम लोग पौधा मानते हैं या पौधा माना गया है, ये किस लिए माना गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा कि जीवाणु की अगर बात गति फर्स्ट ऑप्शन की अगर बात करते हैं कि एक गति नहीं करते, तो जीवाणु तो गति करते हैं तो फिर उनको हम लोग पौधों की श्रेणी में क्यों रखेंगे। बात कर लेते हैं इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, यानी मतलब हार्ड सेल वॉल पाई जाती है।
हार्ड सेल वॉल बैक्टीरिया में भी पाई जाती है और पौधों में भी हार्ड सेल वॉल पाई जाती है। इसी बेस पे जीवाणु को हम लोग पौधा भी मानते हैं। और अगर बात करते हैं ये विखंडन द्वारा गुणन करते हैं, तो इनमें भी जो मतलब पौधे होते हैं, पौधों में भी मल्टीप्लिकेशन द्वारा मतलब जो होता है सेल का डिवीजन होता है, और ये सभी जगह पाए जाते हैं। तो बैक्टीरिया भी सभी जगह पाए जाते हैं और पौधे भी सभी जगह पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो, इसका जो अगर राइट आंसर की हम लोग बात करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो इनमें कठोर कोशिका भित्त पाई जाती है। क्या होता है? इनमें कठोर कोशिका भित्त पाई जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। गुलाबी क्रांति का संबंध है, फर्स्ट ऑप्शन है प्याज से, सेकेंड ऑप्शन है झींगा मछली से, थर्ड ऑप्शन है ए एंड बी दोनों से, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बात करते हैं गुलाबी क्रांति की। तो गुलाबी क्रांति का जो संबंध होता है ये प्याज और झींगा मछली दोनों से होता है। अगर तथ्य की बात हम लोग करते हैं तो भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश बन गया है। तो यहाँ पे इसका बात हो रही है कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, तो गुलाबी क्रांति का जो संबंध है वो प्याज और झींगा मछली दोनों से। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। वो अगर बात करते हैं भारत में गुलाबी क्रांति के जनक की, तो भारत में जो गुलाबी क्रांति के जनक हैं वो दुर्गेश पटेल हैं। भारत में जो गुलाबी क्रांति के जनक हैं वो दुर्गेश पटेल हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, तो गुलाबी क्रांति का संबंध जो है वो प्याज और झींगा मछली से। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, ए एंड बी दोनों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। काली क्रांति का संबंध है, फर्स्ट ऑप्शन है पेट्रोलियम से, सेकंड ऑप्शन है कोयला से, थर्ड ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, फोर्थ ऑप्शन है ए एंड बी दोनों से। अब बात कर लेते हैं अगर काली क्रांति की, तो काली क्रांति में क्या होता है, पेट्रोलियम और खनिज तेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एथेनॉल का उत्पादन भी बढ़ाया जाता है। इसमें इसका संबंध जो होता है मेनली कोयला उत्पादन से होता है, लेकिन इसके अंतर्गत हम लोग पेट्रोलियम का भी मतलब जो अध्ययन करते हैं। तो तथ्य यह है कि पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिलाकर बायोडीजल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि काली क्रांति का संबंध जो है वो किससे है, तो काली क्रांति का जो संबंध है वो पेट्रोलियम और कोयला दोनों से है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, यानी ए एंड बी दोनों होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नीली क्रांति के जनक कौन हैं, फर्स्ट ऑप्शन है एम.एस. स्वामीनाथन, सेकेंड ऑप्शन है नॉर्मन ई बोरलॉग, थर्ड ऑप्शन है अरुण कृष्णन और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बात करते हैं कि नीली क्रांति की। तो नीली क्रांति में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, तो नीली क्रांति के अंतर्गत हम लोग जो होता है मत्स्य यानी मछली पालन का अध्ययन करते हैं। अगर हम लोग बात तथ्य की करते हैं तो सन 2013-14 में भारत में लगभग सन 2013-14 के अंतर्गत भारत में लगभग 95.8 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ था। सन 2013-14 में भारत में लगभग 95.8 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ था। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश भी बन गया। बात करते हैं कि इसमें यहाँ पे बात हो रही है कि नीली क्रांति के जनक कौन हैं, तो नीली क्रांति के जो जनक हैं वो अरुण कृष्णन जी हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। और अगर बात कर लेते हैं एम.एस. स्वामीनाथन की, तो एम.एस. स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया यानी भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन जी को जाना जाता है। अगर बात करते हैं नॉर्मन ई बोरलॉग की, तो नॉर्मन ई बोरलॉग जो हैं ये फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन वर्ल्ड यानी विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि नीली क्रांति के जनक किसको बोलते हैं, तो नीली क्रांति के जो जनक हैं वो अरुण कृष्णन को बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ।
सिल्वर क्रांति के जनक कौन हैं? फर्स्ट ऑप्शन है इंदिरा गांधी, सेकंड ऑप्शन है दुर्गेश पटेल, थर्ड ऑप्शन है अरुण कृष्णन, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बात करते हैं सिल्वर क्रांति की। सिल्वर क्रांति क्या होती है? सिल्वर क्रांति को हम लोग अन्य एक और दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग सिल्वर क्रांति को सिल्वर क्रांति को हम लोग रजत क्रांति भी बोलते हैं। सिल्वर क्रांति को हम लोग रजत क्रांति भी बोलते हैं। तो सिल्वर क्रांति के जनक की बात अगर बोल दी जा रही तो सिल्वर क्रांति के जो जनक हैं वो इंदिरा गांधी हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बात कर लेते हैं सिल्वर क्रांति के बारे में। सिल्वर क्रांति का संबंध किससे है? भारत में जो सिल्वर क्रांति का संबंध है ये अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मतलब जो क्रांति लाई गई थी वो सिल्वर क्रांति लाई गई थी। इसका तथ्य ये था कि भारत की मुर्गी जो होती हैं एक वर्ष में लगभग 65 अंडे देती हैं। भारत में जो मुर्गियाँ पाई जाती थी वो एक वर्ष में कितने अंडे देती थी? वो लगभग 65 अंडे देती थी। जबकि अमेरिका में जो मुर्गियां पाई जाती थी वो एक वर्ष में वो 1 ईयर में कितना अंडा देती थी? 295 अंडे पर ईयर मतलब देती थी। तो उसी को बढ़ाने के लिए भारत में जो क्रांति लाई गई थी उसको हम लोग सिल्वर क्रांति के नाम से जानते हैं। भारत में जो मतलब सिल्वर क्रांति यानी अंडे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि भारत यानी सिल्वर क्रांति के जनक कौन है? तो सिल्वर क्रांति के जनक इंदिरा गांधी हैं। अगर बात कर लेते हैं यहीं पे दुर्गेश पटेल की, तो दुर्गेश पटेल जो हैं एक गुलाबी क्रांति के जनक इनको बोला जाता है। बात कर लेते हैं अरुण कृष्णन की, तो अरुण कृष्णन को नीली क्रांति का जनक बोला जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है नॉर्मन ई बोरलॉग, सेकंड ऑप्शन है एम एस स्वामीनाथन, थर्ड ऑप्शन है दुर्गेश पटेल और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बात करते हैं सबसे पहले हरित क्रांति के बारे में कि हरित क्रांति जो होता है, हरित क्रांति का संबंध मेनली जो होता है वो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित होता है, यानी खाद्य पदार्थों का बढ़ावा देना। और सबसे ज़्यादा हरित क्रांति किस पे लागू हुई थी? तो सबसे ज़्यादा जो हरित क्रांति था वो गेहूं और धान दोनों पे लागू की गई थी। अगर बात की जाए स्पेशली सबसे ज़्यादा किस में लागू हुई थी तो वो गेहूं में लागू हुई थी। तो यहाँ पे बात हो रही कि भारत में हरित क्रांति के जनक, तो भारत में जो हरित क्रांति के जनक जिनको बोला जाता है वो एम एस स्वामीनाथन जी को बोला जाता है। और अगर पूरे वर्ल्ड की बात किया जाए तो पूरे वर्ल्ड में नॉर्मन ई बोरलॉग को बोला जाता है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भारत में हरित क्रांति के जनक जो हैं वो एम एस स्वामीनाथन जी हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोशिका की खोज की थी? फर्स्ट ऑप्शन है रॉबर्ट हुक ने, सेकंड ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन ने, थर्ड ऑप्शन है जे परकिंजे ने, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो कोशिका है, कोशिका की खोज जो है वो रॉबर्ट हुक ने की थी। कितना? 1665 ईस्वी में। अगर बात करते हैं रॉबर्ट ब्राउन की, तो रॉबर्ट ब्राउन जो थे इन्होंने प्लाज्मा झिल्ली की खोज की थी। तो यहाँ पे बात हो रही कि कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग है? फर्स्ट ऑप्शन है 70%, सेकेंड ऑप्शन है 50%, थर्ड ऑप्शन है 80%, फोर्थ ऑप्शन है 90%। तो बात करते हैं कि जो मानव शरीर है इसमें जल की कितनी मात्रा पाई जाती है। मानव के शरीर में जो जल की मात्रा होती है लगभग वो 60 से 70% पाई जाती है। इसमें क्या होता है, जल में शरीर में जो जल होता है ये पसीने और मूत्र के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे क्या होता है हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर यानी शरीर का जो तापमान होता है वो संतुलित बना रहता है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि मानव के शरीर में जल की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है। तो मानव के शरीर में 60 से 70% होती है, लेकिन यहाँ पे 60 कोई एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी 70% होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है?
फर्स्ट ऑप्शन है कैल्शियम की कमी से, सेकंड ऑप्शन है आयोडीन की कमी से, थर्ड ऑप्शन है आयरन की कमी से, या फोर्थ ऑप्शन है फास्फोरस की कमी से। एनीमिया, एनीमिया क्या होता है यार? एनीमिया में क्या होता है कि हमारी बॉडी जो होती है इसमें मतलब जो हीमोग्लोबिन होता है इसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, जिससे इसका जो मुख्य लक्षण होता है कि जो हमारा मतलब स्किन होता है वो पीला दिखने लगता है, हमारे बॉडी में जो होती है जल्दी से थकावट महसूस होने लगती है, और साथ साथ में जो बॉडी वेट यानी शरीर का जो वज़न होता है वो भी काफ़ी हद तक कम होने लगता है। इसमें क्या होता है, इस रोग में आयरन की कमी हो जाती है, जिससे जो रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगी, अगर बात करते हैं राइट आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, यानी एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से। अगर बात कर लेते हैं कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम की कमी से क्या होता है, तो कैल्शियम की कमी से रिकेटस हो जाता है, यानी हड्डियां मतलब कमज़ोर होने लगती हैं। अगर बात करते हैं आयोडीन की, तो आयोडीन की कमी से घींघा रोग जो बोलते हैं वो होता है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि एनीमिया रोग किसके से होता है, तो एनीमिया रोग जो होता है वो आयरन की कमी से होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 44 जोड़े, सेकंड ऑप्शन है 48 जोड़े, थर्ड ऑप्शन है 46 जोड़े, फोर्थ ऑप्शन है 50 जोड़े। तो बात करते हैं कि जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य में कितने जोड़े की, तो मनुष्य में जो होते हैं वो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। सॉरी, यहाँ पे एक ऑप्शन को आप काट लीजिए और यहाँ पे 23 कर लीजिए। तो यहाँ पे मनुष्य में जो मतलब बात की जा रही है कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। यहाँ पे बात जोड़ों की जा रही, ना कि संख्या की। तो यहाँ पे जो गुणसूत्रों की संख्या यानी जोड़ों की संख्या होगी वो 23 होगी। अगर बात की जाती कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो ये 46 होती है, लेकिन यहाँ पे जोड़ों की बात हो रही है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। जंपिंग जीन किस पौधों में पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है गेहूं में, सेकंड ऑप्शन है मटर में, थर्ड ऑप्शन है मक्के में, फोर्थ ऑप्शन है धान में। तो बात करते हैं सबसे पहले जंपिंग जीन की, कि जंपिंग जीन होता क्या है। जंपिंग जीन यानी आप नाम से ही मतलब स्पष्ट हो रहा है कि वो जीन जो अपना स्थान परिवर्तन करता हो, टाइम टू टाइम अपना स्थान परिवर्तन करता हो, वो जंपिंग जीन कहलाता है। जंपिंग मतलब ही होना कूदना, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे जाना ही मतलब क्या होता है, जंप करते हैं। यानी जब हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तो चाहे चल के जाते हो या जंप करके, यानी जंप करके ही जाना मतलब जंपिंग जीन कहलाता है। तो वो बात की जा रही है कि किस पौधे में पाया जाता है, तो जंपिंग जीन जो होता है ये मक्के में पाया जाता है। तो अगर बात करते हैं जंपिंग जीन की खोज की, तो जंपिंग जीन की जो खोज किए थे वो बारबरा मैक्लिंटॉक के द्वारा जंपिंग जीन की खोज की गई थी। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जंपिंग जीन किस पौधे में पाया जाता है, तो जंपिंग जीन जो होता है वो मक्के में पाया जाता है। और जंपिंग जीन का क्या फंक्शन होता है कि जंपिंग जीन एक जगह से दूसरी जगह पे वो एक ही मतलब जीन जो होता है वो टाइम टू टाइम अपने जो काम होते हैं वो टाइम टू टाइम अपना काम अलग अलग तरीके से करता है। कहीं पे वो जीन कलर का फॉर्मेशन करता है, कहीं पे वो पोड की लंबाई बढ़ाता है। तो यानी एक ही जीन कई जगह जा जाके अपना अलग अलग काम करता है, इसी को हम लोग जंपिंग जीन बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। मेंडल ने किस पौधों पर संकरण किया है? फर्स्ट ऑप्शन है जंगली मटर, सेकंड ऑप्शन है गार्डन पी, थर्ड ऑप्शन है पिजन पी, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बात करते हैं कि जो मेंडल थे उन्होंने मटर के किस पौधों पर मतलब अध्ययन किया या संकरण कराया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, मेंडल ने गार्डन पी पर अध्ययन किया था। वो अगर बात करते हैं पिजन पी, तो पिजन पी गांव की भाषा में हम लोग अरहर बोलते हैं या फिर कहीं कहीं पर इसको तुअर की दाल बोलते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही कि मेंडल ने किस पौधों पर संकरण कराया, तो मेंडल ने जो है गार्डन पी पर मतलब संकरण कराया था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। आनुवंशिकता शब्द किसने दिया था? फर्स्ट ऑप्शन है मॉर्गन ने, सेकंड ऑप्शन है मेंडल ने, थर्ड ऑप्शन है बेटसन ने, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आनुवंशिकता जो शब्द था वो सबसे पहले किसने दिया था? अगर बात करते हैं टी.एच. मॉर्गन की, तो टी.एच. मॉर्गन जो थे इन्होंने मतलब अगर मॉर्गन की बात करें तो मॉर्गन जो थे इन्हें मतलब इन्होंने ड्रोसोफिला जो मतलब ड्रोसोफिला मधुमक्खी होती है उस पर अध्ययन किए थे। और अगर बात करते हैं मेंडल की, तो आनुवंशिकता का जो शब्द है ये मेंडल के द्वारा दिया गया था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? फर्स्ट ऑप्शन है जोहानसन ने, थर्ड ऑप्शन है वाटसन ने, सेकंड ऑप्शन है वाटसन ने, थर्ड ऑप्शन है क्रिक ने, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो जीन शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग जॉनसन ने किया था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। आनुवंशिक के जनक हैं, आनुवंशिकी के जनक हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ग्रेगर जॉन मेंडल, सेकंड ऑप्शन है हुगो डी व्रीज, थर्ड ऑप्शन है वाटसन, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम सबको पता होगा कि जो मतलब आनुवंशिकी है इसके जनक कौन है। तो इसके जो जनक हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। आज का हमारा वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।